ओके बच्चों, तो तुम लोग पूरी तरह से तैयार हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो पोएट्री सेक्शन का ये चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डन साहब का लिखा हुआ है। इसके ऑब्जेक्टिव चैप्टर के लिए आप लोग तैयार होंगे। तो इससे पहले कि मैं ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू करूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर शुरू करूं, चलिए आप लोग को थोड़ा मैं अपने क्लास की वीडियोस दिखाता हूं कि किस तरह से एक स्टूडेंट्स ने है समरी को सुनाया है और किस तरह से मेरा क्लास चलता है, ये आप लोग को भी पता चले। तो चलिए देखते हैं कुछ सेकंड के लिए ये वीडियो, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। And my dear friends, I am Nisha Kumari and I am going to speak the subject the earth. The earth has been written by Achille Bell. This story is about teenage farmer Johnson and his son Benji. Johnson thinks that his son Benji is foolish and they are worried for his future. Johnson consults a doctor and the doctor advises to give him some work. So Benji starts keeping hens and work for many years. His business grows and he earns a lot of money. He also buys a piece of land. His parents now understand that he is wise. His business now runs on a big scale. Many laborers work in his company. Florence, an intelligent and honest girl. She has all good quality but beauty. Benji starts loving her, but his parents don't like Florence because she is not beautiful. Ultimately, Benji gets marries her and lives happily with parents. Now conflict between Saas and Bahu starts. Benji couldn't tolerate the situation daily. So one day he decided to send parents in other home to live separately. Thank you. उम्मीद है आप लोगों को मेरे क्लास की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने विचार कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग स्वीटेस्ट लव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो तैयार रहिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? इस कविता को किसने लिखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए, अब तक आपने आंसर दे दिया होगा, अब आप मिला लीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए जॉन डन, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ए जॉन डन। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ डैश। पायोनियर मीन्स क्या होता है? शुरू करने वाला या खोज करता, जैसा कि मैंने समरी में बताया था। तो जॉन डन को किस चीज़ का पायोनियर यानी करता धरता या शुरुआत करने वाला माना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एलिजाबेथन पोएट्री या मेटाफिजिकल पोएट्री या रेस्टोरेशन पोएट्री या नियो क्लासिकल पोएट्री। किस पोएट्री का उन्हें पायोनियर माना जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। ओके फाइन, तो मैं आप बता दूं, इसका सही आंसर होगा बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, मेटाफिजिकल पोएट्री। जी हाँ, जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट्री का पायोनियर माना जाता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। ये कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस को देखिए और आंसर दीजिए। चलिए तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा सी, ए लिरिक। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लिरिक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू डैश। इस कविता में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कविता में जॉन डन साहब किन्हें एड्रेस कर रहे हैं, किन्हें एड्रेस किया जा रहा है, यानी किनके बारे में बातें की जा रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपने अपनी स्टडी जिस आधार पर की है उस आधार पर आप अपना आंसर दे सकते हैं। ओके फाइन, तो आपने आंसर दे ही दिया होगा।
अब मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा डी, जॉन डन्स वाइफ। जी हाँ, राइट ऑप्शन होगा डी, डन्स वाइफ। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन्स डैश। ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये इसमें किस अवसर पे ये कविता जॉन डन साहब ने गाया है? क्या लगता है आपको? ऑप्शन आपके सामने है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने भी समरी पढ़ी होगी उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। ये क्या सारे क्वेश्चंस उनके लिए इजी होंगे अगर जिसने समरी पढ़ी है। अगर मेरी समरी वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जा कर के उस वीडियो को पहले देखिए। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। डन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन डैश। डन साहब ने इस कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है? क्या लगता है? ऑप्शंस तो नीचे दिया हुआ है, आप अपना आंसर बताइए। चलिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा ए, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। जी हाँ, राइट ऑप्शन होगा ए, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। मतलब अपनी कविताओं में आई से रिप्रेजेंट किया है अपने आप को, जो कि द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका ए, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। ये कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इस आधार पर आप आंसर दीजिए। चलिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा सी, ए लव पोएम। राइट आंसर होगा सी, ए लव पोएम। डन इज वेल नॉन फॉर हिज डैश। डन साहब अपनी किस चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए हैं? ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। क्या ये अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए प्रसिद्ध हुए हैं या सटायर्स? सटायर्स मीन्स होता है हास्य व्यंग्य और सरमॉन्स मीन्स होता है उपदेश। चलिए तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी। जी हाँ, इन्होंने सॉन्ग्स, सोनेट, सटायर्स और सरमन्स ये सारी चीज़ें लिखे हैं और इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसलिए सही आंसर इसका होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर। इस कविता में DYE, डाई वर्ड का डन साहब ने यूज़ किया है, उसका क्या अर्थ है इस कविता के आधार पे? सही आंसर इसका होगा ए, टू डाई। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए, टू डाई। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स। ये कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डन साहब ने शेक्सपियर के किस पोएट्री से कंपेयर किया है? ये बातें तो मैंने समरी में नहीं बताई है, लेकिन आप डन साहब के डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये पता चलेगा। चलिए, तो शायद इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर होगा बी। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। राइट आंसर होगा बी, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उसी से आई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की कंपेयर की गई है। तो राइट ऑप्शन हो गया बी। ट्रू लवर्स कैन नॉट बी डैश। जॉन डन के इस कविता के आधार पे क्या कहा गया है? अधूरा वाक्य, इसको ऑप्शन से लेकर के आपको पूरा करना है। ट्रू लवर्स कैन नॉट बी डैश, क्या लगता है? चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर होगा ए, पार्टेड। पार्टेड मीन्स अलग होना। तो राइट आंसर होगा ए, पार्टेड। ट्रू लवर्स कैन नॉट बी पार्टेड। अकॉर्डिंग टू द पोएम मैंस पावर इज वेरी। कविता के अनुसार इंसानों की शक्ति बहुत ही क्या है? जैसा कि इस कविता में बताया गया है, विकल्प आपके सामने दिया गया है। क्या ये स्ट्रांग है, वीक है, इडल है या इनमें से कोई नहीं? चलिए तो मैं बताते चलूं, इसका सही आंसर होगा बी, वीक। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, वीक। अकॉर्डिंग टू द पोएम मैंस पावर इज वेरी वीक। जॉन डन्स फादर वॉज डाइड व्हेन ही वॉज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड। जॉन डन्स फादर वॉज डाइड व्हेन ही वॉज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड। जॉन साहब के पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय जॉन मात्र कितने साल के थे, ये आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिए अगर आपको आंसर आ रहा है तो।
ओके फाइन, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा सी 4 ईयर्स। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी 4 ईयर्स। जॉन डन साहब मात्र 4 साल के ही थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जॉन डन बिलोंग्स टू डैश। डन साहब कहाँ के रहने वाले थे ये आपको बताना है इस समय। ऑप्शंस तो नीचे दिए गए हैं। क्या ये अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे, इटली या फ्रांस के थे? चलिए तो मैं देर नहीं करूंगा, बता दूं तुरंत आपको कि इसका राइट ऑप्शन होगा बी, इंग्लैंड। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, इंग्लैंड। जॉन डन बिलोंग्स टू इंग्लैंड। जॉन डन हैड डैश चिल्ड्रेन। अगर इनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे जॉन डन साहब की तो वहां से आपको पता चलेगी कि इनके कितने बच्चे थे। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। चलिए मैं बता दूं, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। राइट ऑप्शन होगा डी, 12 चिल्ड्रेन। जी हाँ, जॉन डन हैड 12 चिल्ड्रेन। जॉन डन के 12 बच्चे थे। जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन इज ए डैश पोएट। जॉन डन को किस प्रकार का कवि कहा गया है, इस कविता के आधार पर, ऑप्शंस के आधार पे आपको बताना है। क्या इन्हें रोमांटिक पोएट कहा गया है, वॉर पोएट कहा गया है, या मेटाफिजिकल? मेटाफिजिकल का तो अर्थ पता होगा आपको, मैंने समरी में इसकी चर्चा की है। मेटाफिजिकल का अर्थ होता है आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक कविताएं लिखता है। चलिए तो मैं बता दूं इसका सही आंसर यही होगा सी। राइट आंसर होगा सी, मेटाफिजिकल। जी हाँ, जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन साहब को मेटाफिजिकल पोएट्री की उपाधि दी गई है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा सी, मेटाफिजिकल। वियरीनेस मीन्स, इस कविता में डन साहब ने वियरीनेस वर्ड का यूज किया है, इसका क्या अर्थ होगा वो आपको बताना है। चलिए मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर होगा बी। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, टायर्डनेस। जी हाँ, वियरीनेस का अर्थ होगा थका हुआ, थक के चूर हुआ। तो इस सेंस में इसका राइट आंसर होगा बी, टायर्डनेस। THOU, द मीन्स इन मॉडर्न इंग्लिश। एक्चुअली द वर्ड का यूज कवि पुराने अपनी पोएट्री सेक्शंस में बहुत यूज़ किया है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में द को किस तरह से लिया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको पता लगाना है कि राइट आंसर क्या होगा, द को किसके लिए यूज़ किया जाता है और मॉडर्न इंग्लिश में इसका क्या अर्थ है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, यू। जॉन डन इज वेल नॉन फॉर। जॉन डन इज वेल नॉन फॉर। जॉन डन साहब किस चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सोनेट, वॉर पोएम, स्टोरी या पोएम। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए, सोनेट। जी हाँ, सोनेट तो पता होगा, 14 लाइन की कविता को कहते हैं, 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। तो जॉन साहब अपने सोनेट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, इस हिसाब से सही आंसर होगा ए, सोनेट। जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी। जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी। कंपेयर्स मीन्स क्या होता है, तुलना करना, जर्नी मीन्स यात्रा। इस कविता में जॉन डन साहब कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे हैं, अपनी यात्रा पे। तो अपने इस जर्नी की तुलना उन्होंने किसके जर्नी से की है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। चलिए, उम्मीद है आपने आंसर सही ही दिया होगा। अब आप अपना आंसर मिला लीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सन। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, सन। जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी टू दी सन। तो इन्होंने सूरज से अपनी यात्रा की तुलना की है, उस हिसाब से राइट आंसर हो गया सी, सन। तो ये 20 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएट्री से, जो कि जॉन डन साहब की लिखी हुई है। तो इंग्लिश का पूरा क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स रेनबो बुक्स की सारे के सारे चैप्टर्स के मैंने इसमें समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल दिए हैं। इससे आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आप देखते रहिए वीडियो और बने रहिए वीडियो। अब आने वाले वीडियो में कुछ वीडियोस मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए अपलोड करूंगा। तो 11th के बच्चे को आप बताएं कि वीडियो आने वाली है, उन्हें सब्सक्राइब कराएं, आप भी सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।